हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं वेल्डिंग से रिलेटेड हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। और वेल्डिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे आपका वो कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि डीआरडीओ, इसरो, सेल, एएलपी, लोको पायलट टेक्नीशियन या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीआरबीनल, मेट्रो की कोई भी, जैसे कि दिल्ली मेट्रो की, डीएसएसबी की, यानी कि टेक्निकल से रिलेटेड, फीटर थ्योरी से रिलेटेड आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो वेल्डिंग फीटर थ्योरी की एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा कि वेल्डिंग से रिलेटेड कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में देखिए, वेल्डिंग की मैं पूरी क्लास लूँगा। ये आप लोगों को पता है कि मैं फीटर थ्योरी पूरा फुल कोर्स चला रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और इसकी रिलेटेड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस करियर नाम से मिल जाएगा, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा फीटर थ्योरी की क्लास 11 चल रहा है। ऑलरेडी मैंने 10 वीडियो बना रखा है, ठीक है, यानी कि आप लोगों का 10 क्लास से 10 लेक्चर ले चुका हूं। तो आप उनको अगर अभी तक नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फीटर थ्योरी क्लास नाम से प्लेलिस्ट में आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की वेल्डिंग चैप्टर को क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखिए, वेल्डिंग पढ़ रहे हैं आप लोग, तो वेल्डिंग क्यों पढ़ते हैं, आखिर इसका इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखिए, फीटर में वेल्डिंग एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और वेल्डिंग अगर आप लोग जानेंगे तो आपको पता है कि छोटे से पार्ट से लेकर जब हम लोग बड़ी बड़ी मशीनें, हवाई जहाज, रेलवे, ठीक है, ऑटोमोबाइल जैसे कि कार वगैरह हो गया, ट्रक, बस, ये सभी चीज़ें बनाते हैं, तो उसमें वेल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। बड़े बड़े पाइपलाइन में वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब हम लोग पुल बनाते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन में वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वेल्डिंग आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वेल्डिंग हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, आपको पता चल गया वेल्डिंग क्यों पढ़ा जाता है। देखिए, हवाई जहाज, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने में, पाइप फिटर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कार वगैरह आदि में पार्टों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। वेल्डिंग इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे वेल्डिंग होता क्या है। तो वेल्डिंग एक समान प्रक्रिया है जिसमें हम लोग धातुओं को जोड़ते हैं। समान धातुओं को भी जोड़ सकते हैं, असमान धातुओं को भी जोड़ सकते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लोगों को अगर लिखना होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। धातुओं को जोड़ने की वह प्रक्रिया जिसके समान तथा असमान धातुओं को हम लोग जोड़ सकते हैं, तो हम उसी प्रोसेस को वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग की कई प्रक्रियाएं हैं, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ये सबसे पहले वेल्डिंग के लिए नॉर्मल अगर एग्जाम में पूछता है कि वेल्डिंग के लिए सामान्यतः टेम्परेचर की जो आवश्यकता होती है वो कितने डिग्री की होती है, तो 3000 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। यानी कि 3000 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पे हम लोग टेम्परेचर देकर किसी भी धातु को वेल्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि वेल्डिंग भी कई तरह की होती है। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे वेल्डिंग के प्रकार को देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा वेल्डिंग क्यों जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि वेल्डिंग की जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी। तो देखिए, हम लोग किसी भी कोई भी कंपनी में जब हम लोग काम करेंगे तो कंपनी में सामान वगैरह बनती है, तो हम दो तरीके से उसको निर्माण कर सकते हैं। पहला यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, धातु समरूपण विधि। पहला धातु संरूपण विधि से हम किसी वस्तु को निर्माण कर सकते हैं। धातु समरूपण विधि क्या होता है। दूसरा हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं धातु समरूपण के बाद, वो है धातु को जोड़ना। धातुओं को जोड़ना, तभी हम लोग कोई भी पदार्थ बना सकते हैं। जैसे धातु को जोड़ना, ठीक है, कोई भी कंपनी वगैरह है, कोई भी इंडस्ट्री है, तो उसमें हम किसी भी पदार्थ को दो तरीके से बना सकते हैं, धातु समरूपण विधि से और धातु को जोड़कर। धातु समरूपण विधि में क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट को हम लोग कास्टिंग विधि से, ठीक है, फोर्ज विधि से क्या करते हैं, उसको पार्ट को बना लेते हैं। और जब पार्ट छोटे छोटे बन जाते हैं तो उसको जोड़कर हम लोग बड़े कोई ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं। जैसे आप लोगों को समझना होगा, तो इंडस्ट्री में, जैसे आप लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आपको कार तो एक ही बार में कार बन के तो सामने नहीं आ गया ना, पहले उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाए गए, पिस्टन बनाया गया, सिलेंडर बनाया गया, अलग अलग के जितने भी पार्ट है, सिलेंडर हेड, सिलेंडर गैसकेट, फिर उसका साइलेंसर, स्टीयरिंग, ये सभी पार्ट्स अलग अलग बनाए गए, फिर उसको असेंबल कर दिया गया और उसी से हमारा
ऑटोमोबाइल यानी कि कार बनकर तैयार हो गए। तो वहाँ भी कई विधियों से जोड़ने की जरूरत पड़ती है, तो हम उसी को बोलते हैं धातु को जोड़ना पड़ता है, मतलब धातुओं को जोड़कर अन्य पार्ट्स, बड़े बड़े पार्ट्स बना देते हैं, इसलिए हम लोगों को जोड़ने की जरूरत पड़ती है। तो अब देखिए धातु को जोड़कर बनाते हैं, जोड़ भी कई तरह के होते हैं, ठीक है, ज्वाइंट जोड़, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे ज्वाइंट कितने प्रकार का होता है, क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप लोगों को पता है कि ज्वाइंट जो होता है वो एक अस्थाई ज्वाइंट होता है, अस्थाई जोड़। ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, जोड़ 3 प्रकार के होते हैं। पहला अस्थाई जोड़ हो गया, दूसरा अर्ध अस्थाई जोड़, अर्ध अस्थाई जोड़, ठीक है। देखिए तीसरा जो हो जाएगा यहाँ पे अर्ध अस्थाई के बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा अस्थाई जोड़, अस्थाई जोड़, ठीक है। ये 3 प्रकार की जोड़ होती हैं। अस्थाई जोड़ में आपका क्या क्या आ जाएगा, तो जो हम लोग वेल्डिंग आ जाएगा, ठीक है, वेल्डिंग ये अस्थाई जोड़ है, यानी कि जो हम लोग वेल्डिंग से जो जोड़ बनाएंगे वो क्या जोड़ होगा, अस्थाई जोड़ होगा। इससे क्वेश्चन पूछा है, कैसे क्वेश्चन पूछा है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे ब्रेजिंग लिख लीजिएगा, ब्रेजिंग भी एक क्या है, अस्थाई जोड़ है का उदाहरण है। और सोल्डरिंग, सोल्डरिंग भी एक क्या है, अस्थाई जोड़ ही है। तो एग्जाम में ये पूछता है। अस्थाई जोड़ आप लोग याद करेंगे कौन कौन सा है, वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग। इसको हम लोग अस्थाई जोड़ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परमानेंट जॉब। आप लोग इंग्लिश वाले इसको देख लेंगे। उसके बाद अर्ध अस्थाई जोड़ यानी कि सेमी अर्ध अस्थाई को क्या बोलते हैं, सेमी परमानेंट जोड़। इसमें क्या आता है, सेमी परमानेंट में, अर्ध अस्थाई में, इसमें जो रिवेट ज्वाइंट बनाया जाता है ना, रिवेट ज्वाइंट, आप लोग रिवेट ज्वाइंट देखे होंगे, वो अर्ध अस्थाई ज्वाइंट में आता है। रिवेट ज्वाइंट को हम लोग अर्ध अस्थाई ज्वाइंट में आता है। देखिए अस्थाई हो गया, अर्ध अस्थाई हो गया, अब एक अस्थाई जोड़ होता है, ठीक है। तो अर्ध अस्थाई जोड़ किसको किसको हम लोग मान सकते हैं, तो उसको नोट करेंगे, नट एवं बोल्ट। नट जो बोल्ट से हम लोग ज्वाइंट बनाते हैं, नट व बोल्ट से जो ज्वाइंट बनाते हैं वो क्या होता है, अस्थाई जोड़ होता है। काटर ज्वाइंट यहाँ पे लिख सकते हैं एक और, काटर ज्वाइंट, ये जोड़ क्या है, ये अस्थाई जोड़ होता है, ठीक है। टेम्पोररी इसको ज्वाइंट बोलते हैं, इसको सेमी परमानेंट ज्वाइंट, उसके बाद अस्थाई को परमानेंट ज्वाइंट। वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग ये अस्थाई जोड़ है, ठीक है। अब आइए, ये तो ज्वाइंट, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सबसे पहले आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा कि अस्थाई जोड़ है, ऑप्शन दे दिया, रिवेट ज्वाइंट, नट व बोल्ट ज्वाइंट, काटर ज्वाइंट, वेल्डिंग ज्वाइंट। तो अस्थाई जोड़ में आप लोगों का क्या हो जाएगा, वेल्डिंग ज्वाइंट आ जाएगा। ऐसे पूछ दिया अस्थाई जोड़ है तो एक ऑप्शन दे देगा नट बोल्ट, रिवेट ज्वाइंट, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग। तो अस्थाई जोड़ में जो है नट व बोल्ट। ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के आप लोगों को पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये ज्वाइंट कितने प्रकार के हो गए, अस्थाई जोड़, अर्ध अस्थाई जोड़ और तीसरा अस्थाई जोड़, ठीक है। अस्थाई, अस्थाई, अर्ध अस्थाई। और एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे करा दिया, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। अब इनको धातु, हम लोग इस चैप्टर में वेल्डिंग की क्लास पूरी लेंगे। आगे आने वाले सभी वीडियो, जैसे कि मैं फिटर थ्योरी की फुल कोर्स करा रहा हूँ आप लोगों को, तो आगे हम ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, रिवेट ज्वाइंट, नट बोल्ट, काटर, ये सभी में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्लास आप लोग पूरा लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग नोट बनाते रहिएगा। नोट बनाने का एक फ़ायदा होगा कि एग्जाम में आप लोगों को काफ़ी रिवीजन के समय आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा अगर आप लोग बनाए होंगे। अब चलिए, धातु जोड़ क्यों जोड़ा जाता है मैंने बता दिया। बड़े बड़े पार्ट्स बनाने के लिए हम लोग बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप लोग आए दिन घरों में देखेंगे, कभी कभी आपका हो सकता है गाड़ी का कभी स्टैंड भी टूट जाता है तो वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। साइकिल में कभी कभी पैडल टूट गया है तो वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो छोटे छोटे काम में भी वेल्डिंग की बहुत भूमिका होती है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बड़ा भी बता दिया था, ऑटोमोबाइल में भी, हवाई जहाज़ में भी, रेलवे में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे फिटर वाले बहुत से लोग को पायलट बनेंगे या टेक्नीशियन बनते हैं तो उनको ये वेल्डिंग का काम करना पड़ता है, ठीक है। तो अब आप लोग हेडिंग डालिएगा, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, वेल्डिंग का वर्गीकरण। वेल्डिंग का वर्गीकरण।
वेल्डिंग का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है जिसे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके वर्गीकरण से क्लासिफिकेशन आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेल्डिंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, वेल्डिंग कितने प्रकार का होता है और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 2 प्रकार की वेल्डिंग होती है। मैं यहाँ पे वेल्डिंग के वर्गीकरण में बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग आप लोग लीजिएगा। 3 तरह की वेल्डिंग होती हैं, ठीक है, 2 तरह की वेल्डिंग होती है, दोनों आप लोग लिखेंगे। पहला जो वेल्डिंग होता है यहाँ पे लिखेंगे, एक होता है हॉट वेल्डिंग। हॉट वेल्डिंग यानी कि हॉट नाम है, यानी कि गर्म वेल्डिंग, यानी कि हॉट वेल्डिंग हम लोग उष्मा देकर इसको करते हैं, उष्मा के प्रयोग से इस वेल्डिंग को करते हैं, उष्मा के प्रयोग से। हॉट वेल्डिंग को कैसे करते हैं? हॉट नाम ही गर्म, हॉट मीन्स गर्म होता है, तो उष्मा के प्रयोग से हम लोग हॉट वेल्डिंग करेंगे। वेल्डिंग का वर्गीकरण 2 प्रकार का होगा, एक हॉट वेल्डिंग होता है और दूसरा यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग, अब कोल्ड नाम ही है यानी कि ठंडा वेल्डिंग। अब वेल्डिंग है तो आप लोगों को पता है कि ठंडा करके तो करेंगे नहीं, लेकिन इसका नाम है कोल्ड वेल्डिंग। लेकिन इसमें क्या होता है, हॉट वेल्डिंग में हम लोग उष्मा का प्रयोग करते हैं, लेकिन कोल्ड वेल्डिंग में हम लोग उष्मा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोल्ड वेल्डिंग क्या है, उष्मा के बिना जो वेल्डिंग करेंगे वो क्या हो जाएगा, कोल्ड वेल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, इतने छोटे छोटे नोट बनाते जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब कोल्ड वेल्डिंग भी 2 प्रकार का होता है। हम दोनों कोल्ड वेल्डिंग यहाँ पे देख लीजिए, कोल्ड वेल्डिंग भी 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है कोल्ड वेल्डिंग, नॉर्मल जो होता है कोल्ड वेल्डिंग, ठीक है, और दूसरा जो होता है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक आप लोग को दिख रहा होगा, हाँ चलिए दिख रहा है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ये 2 प्रकार का वेल्डिंग, ये किस में होता है, कोल्ड वेल्डिंग में होता है। तो इनको भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कोल्ड वेल्डिंग कैसे होता है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे पूरी डिटेल से। फिर आप लोग नोट बनाएंगे यहाँ पे हार्ट वेल्डिंग का, ठीक है। अब हार्ट वेल्डिंग भी देख लीजिए कितने प्रकार का होता है। तो इसको भी पुनः 2 भागों में बांटते हैं। हॉट वेल्डिंग को भी 2 प्रकार से बांटते हैं, यानी कि इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं हम लोग। पहला जो होता है फोर्ज वेल्डिंग होता है, फोर्ज वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, ठीक है। और दूसरा आप लोग नोट करेंगे फोर्ज वेल्डिंग के बाद फ्यूजन वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग। ये 2 प्रकार का, हॉट वेल्डिंग भी कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का, ठीक है। फोर्ज वेल्डिंग क्या होता है, इसमें धातु पिघलता नहीं है। फोर्ज वेल्डिंग में हम लोग मतलब इसमें धातु पिघलता नहीं है। फोर्ज वेल्डिंग क्या होता है, आप छोटा सा नोट बना लेंगे, धातु फोर्ज वेल्डिंग में धातु जो हम लोग वेल्डिंग के लिए जो धातु है इस्तेमाल करेंगे ना, फोर्ज वेल्डिंग में धातु पिघलता नहीं है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा, आगे मैं पूरा समझाऊंगा। धातु पिघलता नहीं है, ठीक है। फोर्ज वेल्डिंग कौन सा वेल्डिंग है, इसमें धातु को पिघलाकर वेल्डिंग नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्यूजन वेल्डिंग क्या होता है, इसमें हम लोग धातु को पिघलाकर वेल्डिंग करते हैं, यानी कि धातु पिघलता है, इसमें पिघलता है। ये देखिएगा, अब देखिए इसमें क्या होता है, धातु पिघलता नहीं है। जैसे आप लोग देखे होंगे जो लोहार वगैरह काम करते हैं वो क्या करते हैं, फोर्ज वेल्डिंग करते हैं। आपने गए होंगे अगर लोहार के दुकान पे, तो वो क्या करेगा, हमने हार्ट में बताया, तो वो गर्म करता है, लोहे को गर्म करता है, लेकिन गर्म करता है उस समय उसका लोहा पिघलता नहीं है, वो रक्त तब तक लाल हो जाता है। तो वो जो लोहार, यानी कि जो लोहार इस्तेमाल कर रहा है वेल्डिंग के लिए, वो कौन सा वेल्डिंग इस्तेमाल कर रहा है, फोर्ज वेल्डिंग। तो आप लोग फोर्ज वेल्डिंग भी देखेंगे। अब देखिए फिर उसके बाद फ्यूजन वेल्डिंग, तो इन दोनों के भी प्रकार हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फ्यूजन वेल्डिंग कितने प्रकार का होता है, वो भी आप लोग एक एक चीज़ें नोट बनाएंगे, सब इंपॉर्टेंट है। फ्यूजन वेल्डिंग को फिर हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आप लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, या हम लोग इसी को बोलते हैं आर्क वेल्डिंग, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम आर्क वेल्डिंग भी इसी को बोलते हैं, आर्क वेल्डिंग, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आप लोग फ्यूजन वेल्डिंग में दूसरा जो आएगा वो है गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग,
ठीक है, गैस वेल्डिंग आप लोग नोट कर लीजिएगा, गैस वेल्डिंग। उसके बाद तीसरा जो होगा यहाँ पे फ्यूजन वेल्डिंग में ही, वो होता है केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग। केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग, ठीक है, ये आप लोग नोट करेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है, धातु को पिघलाते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क के माध्यम से या गैस वेल्डिंग के माध्यम से या केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग के माध्यम से पिघलाते हैं। फिर अब इलेक्ट्रिक आर्क में आप लोगों को क्या पढ़ना होगा, इसमें आर्क के माध्यम से हम लोग वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, इन सभी में। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक आर्क को भी हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोट करिएगा, देखिए इलेक्ट्रिक आर्क के अंतर्गत ये आता है, हम लोग जो पढ़ेंगे पहला यहाँ पे लिखेंगे आप लोग कार्बन आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टिग वेल्डिंग, यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, टिग वेल्डिंग जिसे हम लोग बोलते हैं। उसके बाद इसी में आता है इलेक्ट्रिक आर्क में ही मिग वेल्डिंग भी आता है, इसी में मिग वेल्डिंग भी इसी में आता है, ठीक है, मिग वेल्डिंग। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क में ही, यानी कि ये वाले पार्ट में ही कितने 1 2 3, चौथा आप लोग लिखेंगे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सब दिख रहा होगा, हाँ, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ठीक है। इन सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक आर्क में। फिर उसके बाद गैस वेल्डिंग जो है उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। गैस वेल्डिंग में कौन सा वेल्डिंग आता है, तो इसमें ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग आता है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग जो आता है वो गैस वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग। तो केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए तो इसमें थर्मिट वेल्डिंग आता है। केमिकल रिएक्शन में कौन सा वेल्डिंग आता है, थर्मिट वेल्डिंग आता है, थर्मिट वेल्डिंग, ठीक है। तो आप लोग देखिए ये वेल्डिंग का वर्गीकरण है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, फ्यूजन वेल्डिंग से, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक आर्क, गैस वेल्डिंग, केमिकल वेल्डिंग। उसके बाद हम लोग अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग भी डिटेल से देखेंगे, कोल्ड वेल्डिंग भी डिटेल से देखेंगे, और साथ में यहाँ पे फोर्ज वेल्डिंग आप लोग देख लीजिए। फोर्ज वेल्डिंग कितने प्रकार का होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए फोर्ज वेल्डिंग 3 प्रकार का होता है, मैं इसको यहाँ से लिख दे रहा हूँ। देखिए फोर्ज वेल्डिंग यहाँ से मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, ये है फोर्ज वेल्डिंग। कितने प्रकार का होता है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ना यहाँ पे, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए पहला हमने बताया अभी आपको, फोर्ज वेल्डिंग में जो लोहार वेल्डिंग करता है वही फोर्ज वेल्डिंग है। तो चलिए यहाँ पे नोट करेंगे, लोहार की आग से वेल्डिंग, लोहार की आग, पहला क्या है, लोहार की आग, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, दूसरा यहाँ पे मैं खींचकर नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और ये फोर्ज वेल्डिंग के अंतर्गत ही आता है जल गैस वेल्डिंग। क्या होता है, जल गैस के माध्यम से वेल्डिंग करते हैं, तो जल गैस वेल्डिंग। तीसरा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तीसरा आप लोग लिखेंगे प्रतिरोध वेल्डिंग, प्रतिरोध वेल्डिंग, ठीक है। ये इसी को हम लोग रेजिस्टेंट वेल्डिंग बोलते हैं, और रेजिस्टेंट वेल्डिंग किस में आता है, फोर्ज वेल्डिंग में आता है। तो ये आप लोग पूरा नोट करेंगे। तो हम लोग अब भी देखिए वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, वेल्डिंग हमने वर्गीकरण पूरा देख लिया, इतने प्रकार से वेल्डिंग होता है। एक इसी में पूछ देता है, देखिए कोल्ड वेल्डिंग हम लोग पहले देख लेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ें तो हम लोगों ने वेल्डिंग का वर्गीकरण पढ़ा, अभी इसमें प्रतिरोध वेल्डिंग भी इंपॉर्टेंट, जो मैंने सारा इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। अभी प्रतिरोध वेल्डिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी कई वर्गीकरण में किया गया है प्रतिरोध वेल्डिंग को। जैसे कि यहाँ पे पहला लिखेंगे प्रतिरोध वेल्डिंग को, सीम वेल्डिंग हो गया, इसको भी हम लोग देखेंगे, सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, फिर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे सीम स्पॉट, फिर प्रोजेक्शन वेल्डिंग, तीसरा प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है, ये देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बट वेल्डिंग देखेंगे, तीसरा बट वेल्डिंग, ये भी हमारा प्रतिरोध वेल्डिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे
के बिना, यानी कि उष्मा के प्रयोग के बिना, यानी कि हम लोग कोल्ड वेल्डिंग इस वीडियो में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इधर हॉट वेल्डिंग पे चलेंगे। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट बनाते रहिएगा। मैं बता रहा हूँ ना, आपको ऐसा नोट दे रहा हूँ ना कि हर एक एग्जाम में आप लोग फाइट करेंगे। बिल्कुल आप एक बार थ्योरी क्लास पूरा डिटेल से पढ़ लीजिए। एक बार शॉर्टकट कोई नहीं होता, एक बार आपने डिटेल से पढ़ लिया चीज़ें तो हर एक एग्जाम क्रैक करेंगे, हर एक एग्जाम, ठीक है। और आपको इतना बेहतरीन तरीके से तैयार करवाया जा रहा है। अगर आप लोग पीडीएफ से तैयारी करेंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पीडीएफ को। ये क्लास देखने के बाद आप लोग क्वेश्चन करिएगा वेल्डिंग को, ठीक है। वेल्डिंग की पूरी क्लास देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा हो सकता है 5 से 6 लेक्चर जाए, 6 लेक्चर 7 लेक्चर में मैं पूरी कंप्लीट वेल्डिंग करा दूंगा। अभी आप लोग देखिए कोल्ड वेल्डिंग के, तो कोल्ड वेल्डिंग होता क्या है। देखिए सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको करना क्या होगा, इसमें उष्मा के बिना, यानी कि उष्मा के बिना यानी कि हम लोग उष्मा प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऐसा वेल्डिंग आप लोग देखेंगे, मान लीजिए कि 2 प्लेट है, कोल्ड वेल्डिंग में समझा रहा हूँ, ये 2 प्लेटें हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में मैंने कोई मास दे दिया, नहीं दरम्यान दे दिया, कोई भारी चीज़ रख दी, और फिर इसको दबाव डाला। दबाव डालने की वजह से इनके दोनों पार्टिकल क्या हो गए, चिपक गए एक दूसरे में, और वो एक ज्वाइंट का निर्माण कर लिया। उसी वेल्डिंग को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये कोल्ड वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। इसमें क्या हुआ है, उसमें भी मैंने नहीं दिया और हाई प्रेशर अप्लाई किया, यानी कि इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया। प्रेशर की वजह से ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, चिपक गए। और ये प्लेटें कैसी है, ये थिन प्लेटें हैं, यानी कि पतली प्लेट है। तो ऐसी जो वेल्डिंग होगा वो कोल्ड वेल्डिंग के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये कोल्ड वेल्डिंग हमने कहा था, कोल्ड वेल्डिंग 2 प्रकार का, तो कोल्ड वेल्डिंग ये हो गया, इसमें हाई प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इसका मतलब वो पड़ता है। तो कोल्ड वेल्डिंग कैसे हुआ, पतली प्लेटों को हाई प्रेशर के देकर हम दोनों प्लेट को ज्वाइंट कर दिए, वही क्या हो गया, कोल्ड वेल्डिंग हो गया। अब कोल्ड वेल्डिंग के कुछ एडवांटेज है, देख लीजिए, ये इससे क्वेश्चन पूछता है, एडवांटेज यानी कि इसका लाभ नोट करेंगे। समान तथा असमान धातुओं को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये दूसरा कोई प्लेट है, P1 मैंने लिख दिया, ये P2 प्लेट है, यानी कि अलग अलग समान भी धातु हो सकती है, असमान भी धातु हो सकती है, उसका इस्तेमाल में हम लोग करते हैं। तो आप लोग लिखेंगे समान, कोल्ड वेल्डिंग के लाभ यहाँ पे लिखिएगा, कोल्ड वेल्डिंग के लाभ, एडवांटेज, लाभ, समान तथा असमान धातु को जोड़ने में कोल्ड वेल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं कोल्ड वेल्डिंग का। दूसरा यहाँ लाभ लिखेंगे आप लोग, देखिए ये हो गया। और इसमें किसी भी प्रकार की उष्मा की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए हमें भट्टी नहीं जलाने पड़ती। इस कोल्ड देखिए ये लाभ है सभी, क्या है मतलब हम लोग भट्टी को नहीं जलाना पड़ता, ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, साथ में कोई भी फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। और किसी तरह की इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती, ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती, ऊर्जा बस एक ही जरूरत, हाई प्रेशर बस जरूरत पड़ता है। तो ये सभी लाभ है। अब देखिए इसके यूज, प्रयोग कहाँ करते हैं, आप लोग उपयोग लिखिएगा, यानी कि क्या क्या जोड़ने में इस प्रकार का। तो कोई भी पतली प्लेट समान तथा असमान को जोड़ सकते हैं। और इसका जो धातु है, जैसे कि राट आयरन और लो कार्बन स्टील, यानी कि पिटवा लोहा, इसको हम लोग राट आयरन, पिटवा लोहा को क्या बोलते हैं, राट आयरन, RAU, राट आयरन, पिटवा लोहा। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, देखिए पिटवा लोहा को जोड़ने में। और दूसरा यहाँ पे नोट करिएगा लो कार्बन स्टील को जोड़ने में हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड वेल्डिंग, यानी कि इस वाले वेल्डिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोल्ड वेल्डिंग अभी पढ़ रहे हैं। अभी कोल्ड वेल्डिंग के बाद हम लोग अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में चलेंगे। अब देखिए यू उपयोग हो गया, डिसएडवांटेज लिख दीजिए कोल्ड वेल्डिंग का। एडवांटेज आपने लिख लिया, अब इसका डिसएडवांटेज लिख लीजिए, डिसएडवांटेज। यानी कि इसका लाभ क्या नहीं है, ठीक है, इसका क्या मतलब कि वो है, वो देख लेते हैं। कोल्ड वेल्डिंग का यह बहुत धीमी प्रक्रिया है। अब देखिए ये वेल्डिंग बहुत धीमी प्रक्रिया है, किसमें, क्योंकि इसमें कोई चीज़ पिघलता नहीं है, तो कोल्ड वेल्डिंग बहुत धीमी प्रक्रिया है। तो आप लोग लिखेंगे
कोल्ड वेल्डिंग क्या डिसएडवांटेज, धीमी प्रक्रिया है। ये कौन सा प्रक्रिया है? धीमी प्रक्रिया है। ये एक नोट में लिखेंगे डिसएडवांटेज में। दूसरा लिखेंगे कम विश्वसनीयता होती है, कम विश्वसनीयता ठीक है, यानी कि जो इससे वेल्डिंग बनेगा वो बिल्कुल मजबूत नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने कोई भी पार्टिकल पिघला नहीं, सिर्फ प्रेशर डाल के दो वर्कपीस को हमने क्या कर दिया, चिपका दिया, यानी वेल्ड कर दिया। तो ये कम विश्वसनीयता होती है, ये कभी भी प्लेट छोड़ सकती है कोल्ड वेल्डिंग का। ठीक है, तो ये हो गया, इसको नोट कर लेंगे। इसकी जो ज्वाइंट होंगी ना, ये लो क्वालिटी का होगा, ये जो ज्वाइंट लो क्वालिटी का होगा, लो क्वालिटी ज्वाइंट होगा, लो क्वालिटी ज्वाइंट। तो ये भी एक डिसएडवांटेज में आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे कि इसकी जो ज्वाइंट होगी क्या होगा, लो क्वालिटी ज्वाइंट होगा। तीसरा आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब आइए इसमें कोल्ड वेल्डिंग में ये इंपॉर्टेंट था, इसको उपयोग पिटवा लोहा और लो कार्बन स्टील में करते हैं। अब इस वाले में यानी कि कोल्ड वेल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं डिटेल से, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिटा दिया कोल्ड वेल्डिंग, मैंने ऑलरेडी अब आप लोगों को बता दिया। अब इसमें अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग देख लीजिए। देखिए, ये कोल्ड वेल्डिंग था जो हम लोग पढ़ लिए, कोल्ड वेल्डिंग। अब आइए यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिएगा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। क्या है? अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अब ये थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ठीक है, आपको पता है 3 तरह की तरंगे होती हैं। क्या होता है? 3 तरह की तरंगे होती हैं। उन तीनों तरंगों को पहले आप लोग देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बनता है। 3 तरह की वो तरंगे कौन कौन सा होता है? 1, 2 और 3 मैं यहाँ पे लिख दिया। पहला जो होता है श्रव्य तरंगे होती है, जिसे मनुष्य क्या कर सकता है? श्रव्य तरंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ श्रव्य तरंगे। उसके बाद श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे यहाँ पे लिख लीजिएगा। 3 तरह की तरंगे होती हैं। अपश्रव्य तरंगे, ठीक है, अपश्रव्य तरंगे, दूसरा श्रव्य तरंगे और तीसरा पराश्रव्य तरंगे। इससे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, पराश्रव्य तरंगे। अब इंग्लिश वाले टर्म को हम लोग यूज कर लेते हैं। पराश्रव्य तरंगों को क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंगों को पहले आप लोग नोट करेंगे इंग्लिश में इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव। ठीक है, इंग्लिश टर्म में इसलिए यूज कर रहा हूँ कि बहुत से लड़के इंग्लिश में बोलते हैं और कभी कभी आपको एग्जाम में अपश्रव्य तरंगे न देकर इंफ्रासोनिक वेव किसे कहते हैं ये पूछ सकता है। इसलिए दोनों टर्म आप लोगों को जानना जरूरी है। श्रव्य मतलब होता है सुनना, तो इसको इंग्लिश में क्या करेंगे? ऑडिबल वेव। ऑडिबल मतलब क्या होता है? सुन सकते हैं, ऑडिबल वेव। ठीक है, उसके बाद पराश्रव्य तरंगे, इसे ही हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि मैं इसको करवा दिया हूं ना, तो हम लोग अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग पढ़ रहे हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं जिससे कि मुझे जगह मिल जाए और चीज़ें समझाने के लिए। चलिए देखिए, मैंने बताया 3 तरह की तरंगे होती हैं। पहला अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, अब किसे हम लोग अपश्रव्य तरंगे कहेंगे, किसे हम लोग श्रव्य तरंगे करेंगे, किसे पराश्रव्य तरंगे कहेंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछता है वो है इसका मात्रक, तरंग का मात्रक। तो आप लोग लिखिएगा इसका मात्रक जो होता है, यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे मात्रक। सबसे पहले मात्रक, ये एग्जाम में पूछता है कि इसका यूनिट क्या है, यानी कि मात्रक क्या है। तो कोई भी वेव हो उसका मात्रक हर्ट्ज जो होता है। ठीक है, एच। अब देखिए, अब श्रव्य तरंगे क्या होता है? तो ऐसी तरंगे जिसका मान 20 हर्ट्ज से कम होता है,
20 हर्ट्ज से कम होता है उसे हम लोग कहते हैं, कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपस्रव्य तरंगे। 20 हर्ट्ज से कम, इस तरंग को मनुष्य नहीं सुन सकता है। देखिए मनुष्य जो तरंग को सुन सकता है वो है श्रव्य तरंग, ऑडिबल वेव। ये कितना, मनुष्य की जो रेंज होता है सुनने की शक्ति, वो 20 हर्ट्ज से लेकर कितना हर्ट्ज तक सुन सकता है, 20,000 हर्ट्ज तक जो तरंगे हैं ये मनुष्य सुन सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं श्रव्य तरंगे। तो ये दोनों हम लोग वेल्डिंग में, ये अपश्रव्य तरंगे और श्रव्य तरंगे, ये हम लोग को वेल्डिंग में नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव, जिससे कि हम लोग को वेल्डिंग इसी के माध्यम से होता है। ठीक है, तो श्रव्य तरंगे और अपश्रव्य तरंगे, इसका बस आप लोग को याद रखना है। अपश्रव्य तरंगे की जो 20 हर्ट्ज से कम होगा, और ये वाला जो तरंगे है श्रव्य तरंगे, ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होगा, वो श्रव्य तरंगे। मनुष्य इसी तरंग को सुन सकता है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, कौन से तरंग को मनुष्य सुन सकता है, श्रव्य तरंगे यानी कि ऑडिबल तरंग को। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है इसे कि मनुष्य की जो सुनने की जो क्षमता है वो कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज के बीच होता है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। देखिए ये आपको साइंस का क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये कहाँ से पूछ दिया, वेल्डिंग से क्वेश्चन रहेगा। चलिए अब हम लोगों को पढ़ना है पराश्रव्य तरंगे। तो जो तरंगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे वेल्डिंग में वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का रहेगा। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगे रहेंगी उसे हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव कहेंगे, और इसी का इस्तेमाल हम लोग वेल्डिंग में करते हैं। ठीक है, किस में करते हैं, देखिए ये अल्ट्रासोनिक के अंतर्गत नहीं आता। अल्ट्रासोनिक हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे 3 तरह की ये श्रव्य तरंग जो तरंगे हैं वो मैंने बताया है, तीनों आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लिए। तो चलिए हम लोग अल्ट्रासोनिक को आप समझ लेते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्योंकि अल्ट्रासोनिक अब आप लोगों को पता चल गया कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगे होंगी वो अल्ट्रासोनिक वेव में आता है। अब यहाँ पे मैं एक फिगर के माध्यम से आप लोगों को ये चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोग एक फिगर बनाएंगे, जो कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। एक फिगर बिल्कुल आसान सा है, आप लोग मेरे साथ ही बनाइए, बना लेंगे। ये पार्ट्स का नाम हम लोग जानेंगे। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होता क्या है, ये पार्ट्स मैं बना रहा हूँ, और इसके कार्य को भी मैं यहीं पे समझा दूंगा आप लोगों को, जिससे कि आसानी होगी आप लोगों को समझने में, कि इस वेल्डिंग प्रोसेस को भी समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोग प्लेटें हैं। ठीक है, और यहाँ पे अधिक मात्रा का द्रव्यमान हम लोग यहाँ पे रखेंगे हाई प्रेशर अप्लाई करने के लिए। जैसा कि आप लोग कोल्ड वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये अप्लाई करेगा, ये मतलब कोई द्रव्यमान है हाई, यानी कि हाई प्रेशर अप्लाई करने के लिए कोई भी m द्रव्यमान का वस्तु यहाँ पे रखेंगे हाई प्रेशर के लिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है। सबसे पहले इस पार्ट का आप लोग नाम देखेंगे, नोमेनक्लेचर। पहले है ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है, इसका नाम फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है। इस वाले पार्ट का नाम फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। इसका काम क्या है, इसके से क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखेंगे। फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, ये आप लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, नोट करिएगा। ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का काम क्या है, ये लो पावर फ्रीक्वेंसी को हाई पावर फ्रीक्वेंसी में बदलता है। तो इसका काम भी आप लोग यहीं पे लिख लेंगे, ये लो पावर फ्रीक्वेंसी को हाई पावर फ्रीक्वेंसी में बदलता है, तो सबसे पहले पता चल गया आप लोगों को फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर क्या है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगा, जो भी तरंग आएगी उस लो पावर की होगी, उस लो पावर को और हाई पावर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। यही है फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। अभी आपने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी
मतलब कि वेव कितने प्रकार के, 3 प्रकार के पढ़े थे। इसमें जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा, ये ना फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। दूसरा है यहाँ पे नोट करेंगे ट्रांसड्यूसर, ये आप इसको लिखेंगे, ये क्या है, ट्रांसड्यूसर, सॉरी ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अब ट्रांसड्यूसर देखिए, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर नाम ही है, फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना, बदलना। तो लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में क्या करता है, ये बदलता है। तो आपका ये क्वेश्चन एक यहाँ से तैयार हो गया। दूसरा ट्रांसड्यूसर पूछ सकता है, ट्रांसड्यूसर क्या है, तो जो हाई पावर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे मैं 60 में लिख रहा हूँ, जो देखिए फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर क्या करेगा, लो पावर फ्रीक्वेंसी को हाई पावर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके आगे भेजेगा, वो ट्रांसड्यूसर के पास जाएगा। कहाँ पे जाएगा, इसको हम लोग हिंदी में अगर लिख दे रहे हैं तो इसको ट्रांसड्यूसर आप लोग नोट करेंगे, ट्रांसड्यूसर। तो ये क्या कर दिया, हाई पावर फ्रीक्वेंसी को भेज दिया किसको, ट्रांसड्यूसर के पास। अब ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, हाई पावर फ्रीक्वेंसी को मैंने यहाँ पे 60 में लिख दिया है, HPF यानी कि हाई पावर फ्रीक्वेंसी। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, हाई पावर फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेटिंग एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, वाइब्रेटिंग यानी कि वाइब्रेटिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, वाइब्रेटिंग एनर्जी यानी कि इसको क्या बोलते हैं, कंपन ऊर्जा, वाइब्रेट कंपन ऊर्जा में बदलेगा। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, हाई पावर फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेटिंग एनर्जी में बदलेगा। देखिए ये फ्रीक्वेंसी आया, ये ट्रांसड्यूसर के पास गया, ट्रांसड्यूसर क्या किया, इसी को हाई पावर फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेटिंग एनर्जी यानी कि ऐसे ऐसे खूब तेज, ठीक है, वाइब्रेट करवाएगा, कंपन ऊर्जा यानी कि देगा। तो इसमें कंपन ऊर्जा आ जाएगा। तो ये आगे आएंगे तो ये वाला पार्ट क्या है, हॉर्न है, ये वाला पार्ट क्या है, हॉर्न है। तो हॉर्न यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। हॉर्न क्या करेगा, इसका यूज लिखिएगा, ऊर्जा को केंद्रित करने का काम करता है। तो जो वाइब्रेटिंग एनर्जी यानी कि जो कंपन ऊर्जा आएगा वो क्या करेगा, हॉर्न केंद्रित करेगा। तो इसको लिख लेंगे हॉर्न। ये क्या करेगा, ऊर्जा को केंद्रित करने का काम करेगा, ऊर्जा को केंद्रित करेगा। केंद्रित कहाँ करेगा, आप देखिए, लो पावर फ्रीक्वेंसी को हाई पावर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके ये भेज दिया ट्रांसड्यूसर को। ट्रांसड्यूसर क्या किया, हाई पावर फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेटिंग एनर्जी में बदल दिया, उसमें कंपन ऊर्जा में बदल दिया। और कंपन ऊर्जा जो बनेगा वो क्या करेगा, हार्न उसको केंद्रित करेगा। और केंद्रित करके यहाँ पे पीस 1 है, ये 1 पीस को 2 पीस पे ये क्या करेगा, खूब तेज वाइब्रेट करके इसको खूब तेज इसको वाइब्रेटिंग एनर्जी देगा, उस कंपन ऊर्जा देगा। कंपन ऊर्जा होने की वजह से यहाँ पे हीट आ जाएगी। हीट आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, दोनों वर्क पीस ज्वाइंट हो जाएगा। इसी को हम लोग अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग कहते हैं। तो ये प्रोसेस आप लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पे उसमें क्या होगा, कंपन ऊर्जा बहुत तेज होगा और यहाँ पे द्रव्यमान रहेगा, जिससे कि वो दबाव देगा, प्रेशर देने की वजह से ये क्या हो जाएगा, वेल्ड हो जाएगा। ये है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ये इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने पूरी प्रोसेस समझा दिया। इसके नीचे क्या होता है, एनविल रहता है, ठीक है। यहाँ पे एनविल आप लोग बना लीजिएगा। एनविल यानी किसी चीज़ पर ये जाब रहेगा, ठीक है, नीचे, जिसको ये प्रेशर देगा, जिस पर ये क्या होगा, ये मतलब ये जाब मैंने रखा हुआ है वो है। देखिए ये तो हो गया। अब देखिए, अब इसको मैं मिटाकर मैं आप लोगों को, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे आप लोगों को लिखवा दूंगा एडवांटेज डिसएडवांटेज। चलिए मिटा रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ें आपका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में ट्रांसड्यूसर का काम क्या है। तो वहाँ पे कई ऑप्शन दे देगा ऊर्जा से रिलेटेड, उसमें एक ही ऑप्शन सही रहेगा। ट्रांसड्यूसर का काम क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी जो आया है वो क्या करेगा, उसको वाइब्रेटिंग एनर्जी यानी कि कंपन ऊर्जा में बदल देगा। वैसे ही फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पूछ सकता है, अल्ट्रासोनिक में फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर क्या है, तो वो लो पावर फ्रीक्वेंसी को हाई पावर फ्रीक्वेंसी में बदल देगा। पूछ देगा हॉर्न का क्या काम है, तो वो वाइब्रेटिंग एनर्जी को क्या कर दे रहा है, केंद्रित कर दे रहा है एक जगह पे वो। अब देखिए अल्ट्रासोनिक का लाभ लिखिए, अल्ट्रासोनिक के लाभ, अल्ट्रासोल्डिंग वेल्डिंग के
के लाभ यहीं पे मैं बना दे रहा हूँ, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के लाभ यानी कि एडवांटेज। पहला एडवांटेज लिखिएगा, ये कोल्ड वेल्डिंग है, ठीक है, मेटल इसमें भी पिघलता नहीं है, कोल्ड वेल्डिंग है तो सबसे पहला एडवांटेज है मेटल पिघलता नहीं है, मेटल पिघलता नहीं है, ये क्या है, एक पहला लाभ है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में इसमें भी मेटल क्या हुआ था, देखे थे आप लोग, पिघला नहीं था, मेटल पिघलता नहीं है, इसलिए इंटर मेटलिक कंपाउंड नहीं बनता है, ठीक है। इंटर मेटालिक यानी कि जो वेल्डिंग होगा उसमें इंटर मेटालिक कंपाउंड नहीं बनेगा, इंटर मेटालिक कंपाउंड नहीं बनेगा। अब आप लोगों को यहाँ पे आ सकता है इंटर मेटालिक कंपाउंड क्या है। इंटर मीन्स होता है आंतरिक, मेटल मीन्स धातु के, कंपाउंड मीन्स यौगिक, यानी कि धातुओं के अंदर जो वेल्डिंग होने के बाद उसमें किसी तरह की यौगिक नहीं बनेगा, यानी कि जो हमारा मेटल है उसी प्रकार का मेटल रहेगा ना, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। यानी कि उसके देखिए, अगर मेटल में कोई अन्य धातु मिला देते हैं तो मेटल की क्वालिटी चेंज हो जाता है। जैसे पीतल तांबा और जस्ता से बनाया जाता है, तो तांबा और जस्ता की क्वालिटी अलग है, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो पीतल बन जाता है, उसकी क्वालिटी अलग हो जाती है। तो ये पिघलता नहीं, इसलिए इसकी इंटर मेटालिक कंपाउंड क्या होगा, डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एडवांटेज यहाँ पे लिखेंगे, यह वेल्डिंग बहुत तेज प्रक्रिया से होती है, क्योंकि वाइब्रेटिंग एनर्जी क्या करता है, खूब तेज चलता है। वेल्डिंग बहुत तेज होती है, एक इसका क्या लाभ है, बहुत तेज होती है। अब तीसरा यहाँ पे वेल्डिंग तेज होगा तो हम लोग क्या अधिक से अधिक उत्पाद बना पाएंगे ना, तो मास प्रोडक्शन में इस वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, मास प्रोडक्शन यानी कि बहुत अधिक प्रोडक्शन तैयार करना होगा, यानी कि वेल्डिंग में बहुत जल्दी हम लोग मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये क्या है, लाभ है, इससे क्या होगा। और चौथा यहाँ पे लिखेंगे, पतले तथा मोटे प्लेट की वेल्डिंग कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 4 तरह के फायदे हैं। अभी पतले तथा मोटे वेल्डिंग में हम लोग कर सकते हैं। अभी आप लोग देखा था कोल्ड वेल्डिंग 2 प्रकार का था ना, एक कोल्ड वेल्डिंग और दूसरा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग में क्या था कि वहाँ पे हम लोग पतले प्लेट को वेल्डिंग करते थे, यहाँ पे पतला और मोटा दोनों वेल्डिंग को कर सकते हैं ना, और ये कोल्ड वेल्डिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये था। उसके बाद यहाँ पे आप लोग डिसएडवांटेज लिख लेंगे, यहाँ पे डिसएडवांटेज लिख लीजिएगा। देखिए, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के लाभ आप लोग लिख रहे थे, यहाँ पे अलाभ लिखेंगे, यानी कि डिसएडवांटेज, इसका क्या अलाभ है। तो पहला जो पॉइंट है वो लिखेंगे। देखिए, वेल्डिंग बहुत तेज होता है। अब पतले, यहाँ पे देखिए जो है कि एक मिनट, हाँ, लैप ज्वाइंट ही बना सकते हैं इससे, लैप ज्वाइंट ही बना सकते हैं। अभी हम बताएंगे लैप ज्वाइंट क्या होता है। लैप, या पी बना लीजिएगा, लैप ज्वाइंट, LAP, ठीक है। यहाँ पर मैं मिटा के सही से लिख दे रहा हूँ, लैप ज्वाइंट ही बना सकते हैं। यहाँ पे बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट ही बना सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बट ज्वाइंट नहीं बना सकते हैं, बट ज्वाइंट नहीं बना सकते, ठीक है। ये इसका अलाभ है, ठीक है, वो लिख लीजिएगा। और दूसरा यहाँ पे अलाभ लिखिएगा, बहुत अधिक मोटे प्लेट को वेल्ड, यानी कि वेल्ड नहीं कर सकते, ठीक है।
यहाँ पे देखिए मोटे प्लेट को कर सकते हैं, लेकिन बहुत मोटा होगा तो नहीं करेंगे। बहुत मोटा होता है तो हम लोग किस में चले जाएंगे, हॉट वेल्डिंग में चले जाएंगे, यानी कि हम लोग वहाँ पे कौन सा वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत करेंगे, जो वर्गीकरण आप लोग देखे थे। अभी देखिए 2 पॉइंट आपके सामने आ गया। हो सकता है ये चीज़ें समझ में ना आया हो, लैप ज्वाइंट नहीं बना सकते, लैप ज्वाइंट ही बना सकते हैं, बट ज्वाइंट नहीं बना सकते, तो इसको भी देख लीजिए। मैं यहाँ पे मिटा दूँ इसको कि जिससे कि आपको और आगे यहाँ पे जगह मिल जाए, मैं समझा पाऊँ। लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, ठीक है। लैप ज्वाइंट क्या होता है, बट ज्वाइंट क्या होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को नहीं आएगा, तो मैं उसे भी समझा देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ज्वाइंट देख लीजिए, एक प्लेट मैंने ऐसे लिया, दूसरा प्लेट मैंने कुछ इस प्रकार लिया, ठीक है। ये दूसरा प्लेट है और यहाँ पे मैंने यहाँ मैंने वेल्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं वेल्ड कर दे रहा हूँ किसी फिलर मेटल देकर, और यहाँ पे मैं क्या कर दिया, इसी से वेल्ड कर दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, वेल्ड हो गया। तो देखिए ये जो वेल्डिंग है, यानी कि एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को चिपका दिया हमने, ठीक है, और वेल्डिंग कर दिया, तो ये वाला वेल्ड जो होगा ये कौन सा वेल्डिंग होगा, बट ज्वाइंट होगा। कौन सा ज्वाइंट होगा, बट ज्वाइंट, इसी को हम लोग बट ज्वाइंट बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, एक प्लेट मैंने यहाँ लिया और इसी के ऊपर किसी दूसरे प्लेट को चढ़ाकर मैंने वेल्ड किया, और वेल्डिंग कहाँ से कहाँ तक हुआ, ये वाला पार्ट वेल्डिंग हुआ, ये वाला पार्ट वेल्डिंग हुआ। तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। ओवरलैप होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं लैप ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट। तो ये आप लोगों ने समझ लिया ना, लैप ज्वाइंट क्या होता है और बट ज्वाइंट क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा इसमें वेल्डिंग की हमने पूरी वर्गीकरण बता दिया, कितने प्रकार का वेल्डिंग है। आगे हम लोग क्लास जब करेंगे ना, तो हमने ये फोर्ज वेल्डिंग अभी देख लीजिए थोड़ा सा, अगर मैं चाहूँ तो फोर्ज वेल्डिंग। चलिए फोर्ज वेल्डिंग को रहने दीजिए, आगे की क्लास में हम लोग फोर्ज वेल्डिंग देखेंगे। कल की क्लास हम लोग लेंगे जो ना, वो फ्यूजन वेल्डिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पूरा मतलब मैंने बोला ना कि वेल्डिंग में पूरा पढ़ाऊंगा, तो जितने भी मैंने वर्गीकरण कराया, सीव वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जैसे टिग वेल्डिंग हो गया, MIG यानी कि मिग वेल्डिंग हो गया, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग हो गया, उसके बाद हम लोग थर्मिट वेल्डिंग पढ़ेंगे, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग पढ़ेंगे। ये सभी वेल्डिंग इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा उन सभी को पढ़ाते पढ़ाते, मैं हो सकता है 6-7 टॉपिक यानी 6-7 वीडियो लाऊंगा, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए काफ़ी होगा। तो कल की हम लोग क्लास में हम लोग आर्क वेल्डिंग अच्छे से पढ़ेंगे। आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत कल की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क, वही आर्क वेल्डिंग को ही इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग बोलते हैं, जिसमें टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग पढ़ेंगे, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यहीं पे एंड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग जितना भी मैंने पढ़ा है नोट बनाते रहिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल से मिलता रहेगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।